आज हम आपको करा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित फुल चैप्टर इन वन वीडियो। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर का देंगे फुल बेसिक कंसेप्ट और साथ में कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, पहले हम देखिए उनको समझ लेते हैं। तो सबसे इस क्रम में पहले है सदिश और अदिश राशियाँ, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अदिश राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। अब परिमाण किस में होता है? जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, दूरी है। इसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, इसलिए इन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। और वे राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ अगर दिशा भी है, डायरेक्शन भी है उसमें, तो हम उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। अब नेक्स्ट है सदिश का मापांक। वह धन संख्या जो किसी सदिश की लंबाई अथवा परिमाण को निरूपित करती है या करता है, सदिश राशि का मापांक कहलाता है। तो किसी भी राशि का जो मापांक है क्या होता है? एक धन संख्या होती है जो उस राशि की लंबाई या उसके मापांक को प्रदर्शित करता है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है डिष्ट रेखा तथा डिष्ट रेखाखंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्टेड लाइन एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो देखिए क्या, किसी निश्चित दिशा में खींची गई रेखा को हम डिष्ट रेखा कहते हैं। यानी किसी भी निश्चित दिशा में अगर हम कोई रेखा खींच दें तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डिष्ट रेखा कहते हैं। और अगर हम डिष्ट रेखा को प्रतिबंधित कर दें, प्रतिबंधित का मतलब किन्हीं दो पॉइंट के बीच में बिल्कुल फिक्स कर दें, तो उसे हम बोलते हैं डिष्ट रेखाखंड। यदि रेखा एल को रेखाखंड ए बी तक प्रतिबंधित किया जाए तो उस रेखा का परिमाण निर्धारित हो जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं? डिष्ट रेखाखंड कहते हैं। डिष्ट रेखाखंड एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण, क्योंकि हमने प्रतिबंधित कर दिया इसको, ठीक है, परिमाण तथा दिशा, और इसमें डायरेक्शन भी है। परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। डिष्ट रेखाखंड को हम ए बी के ऊपर क्या वेक्टर का चिन्ह लगा के या स्मॉल ए वेक्टर से निरूपित करते हैं। और ए बी वेक्टर का जो मोड होता है डिष्ट रेखाखंड का परिमाण होता है। इसे तीर जो है, इसमें जो एरो लगा हुआ, वो इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए नेक्स्ट है स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग जब तक ये वेक्टर चलेगा तो सभी में ये यूज होने वाला है। तो किसी भी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष जो सदिश होता है उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। और इसे जैसे ओ मूल बिंदु ओ है और ए के सापेक्ष जो सदिश होगा यानी ओ ए, इसे हम क्या कहेंगे? स्थिति सदिश कहेंगे। और इसे ऊपर वेक्टर लगा के प्रदर्शित करते हैं, ओ ए वेक्टर। ठीक है, और हम मूल बिंदु 0 0 0 है और कोई बिंदु ए एक्स वाई जेड है, ठीक है, अगर हम ओ ए के बीच की दूरी निकालें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, तो ये होगी अंडर रूट में एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर। और इस दूरी ओ ए को वेक्टर ओ ए का परिमाण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने वेक्टर ओ ए को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। ओ एक डिष्ट रेखाखंड है और उसको हमने क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि उसको ओ से ए तक काट दिया। इसलिए इसे हम ओ ए को ओ ए वेक्टर का मोड भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओ ए अगर कोई सदिश है और हम उसका परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। देखिए ये भी डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत यूज होगी। विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ ए हो, जो कि हमने अभी आपको बताया था, और दूसरा बिंदु बी का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश ओ बी हो, तब सदिश ए बी को हम विस्थापन सदिश कहते हैं। और ये कैसे निकलेगा? देखिए त्रिभुज के योग का नियम क्या कहता है कि इस त्रिभुज में जिसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी यानी अलग होगी, वो शीर्ष दो सदिशों का योग होता है। अब इसमें देखिए जो डिफरेंट डायरेक्शन है वो ओ बी है, यानी ओ बी जो होगा वो ओ ए प्लस ए बी होगा। ठीक, यहाँ से मैं अगर ए बी निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। तो यूँ भी कह सकते हैं कि सदिश, विस्थापन सदिश जो होता है वो सिरों के स्थिति सदिशों का अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है द कोजेंट डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या होती है? किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश एक्स वाई जेड अक्ष से जो कोण बनाता है उन कोणों की कोज्याओं को हम दिकोज्याएं कहते हैं। जैसे देखिए ओपी एक क्या सदिश है, ये एक्स वाई जेड से क्रमशः क्या अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा है, तो इन कोणों के कोस को हम क्या कहते हैं? दिकोज्याएं कहते हैं। यानी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को दिकोज्याएं कहते हैं। इन्हें क्रमशः एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एल बराबर होता है कोस अल्फा, एम बराबर होता है कोस बीटा और एन बराबर होता है कोस गामा। और इनमें आपस में संबंध भी होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो देखिए सदिशों के प्रकार, जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, तो इसमें क्या है? सबसे पहले
शून्य सदिश, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसे कहते हैं? तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो होता है, या यूं कहें कि अगर किसी सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो तो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। जैसे ए है ये पॉइंट और दूसरा जो है वो भी ए ही हो, ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु यानी पहला और लास्ट वाला एक ही पॉइंट है, तो इसे हम जो है शून्य सदिश कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है मात्रक सदिश और सह आदिम सदिश। मात्रक सदिश बोले तो यूनिट वेक्टर, तो ऐसा सदिश जिसका जो परिमाण है वो एक हो उसे हम मात्रक सदिश कहते हैं। डेफिनेशन क्या देखिए, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे हम मात्रक सदिश कहते हैं। किसी दिए गए सदिश p की दिशा में मात्रक सदिश p कैप से प्रदर्शित करते हैं, यानी p का कैप बोलते हैं उसे, और वो कितना होता है, वेक्टर बटे उसका परिमाण, ठीक। और सह आदिम सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका जो इनिशियल पॉइंट एक ही हो, तो इस तरह के वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। देखिए क्वेश्चंस को करने के लिए जितनी भी डेफिनेशन हम बता रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझी होनी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए इस क्रम में डेफिनेशन है संरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या, दो या दो से ज्यादा सदिश यदि एक ही रेखा के संपाती हो, दो या दो से ज्यादा सदिश की एक ही रेखा के संपाती हो तो वे सभी सदिश संरेख कहलाते हैं। जैसे देखिए चित्र में क्या है, एक ए बी है और ए बी के जो है दिशा में ही एक बी सी है और ए बी के ही दिशा में एक ए सी है। इसमें क्या लिखा, दो या दो से ज्यादा सदिश एक ही रेखा के संपाती हो, संपाती का मतलब एक लाइन के ऊपर लाइन रखी हो, ठीक है, तो ऐसे सदिशों को संरेख सदिश कहते हैं। अब देखिए समान सदिश नाम से भी क्लियर है, यदि दो सदिशों के परिमाण, जरा ध्यान देने वाली बात है, एक तो परिमाण और दिशा समान हो तो सदिश समान सदिश कहलाते हैं, यानी दिशा भी सेम होनी चाहिए और परिमाण भी अगर सेम है तब इन्हें समान सदिश कहते हैं। अगर दिशा एक है परिमाण डिफरेंट है तो उन्हें हम केवल लाइक सदिश कहेंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऋण सदिश यानी निगेटिव ऑफ अ वेक्टर और सदिश सदिश लाइक वेक्टर, जैसा कि मैंने अभी भी आपको लाइक वेक्टर के बारे में बताया था। तो ऋण सदिश क्या होता है, देखिए ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन वो डिफरेंट हो। जैसे एक सदिश है ए से बी डायरेक्शन है जबकि दूसरे की बी से ए है, यानी पहले वाले की जस्ट अपोजिट है, तो दूसरा वाला जो कहलाएगा वो पहले वाले के सापेक्ष ऋण सदिश कहलाता है, ठीक है। इनके परिमाण तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होती है। जैसे ए बी वैक्टर है और इसे हम ले सकते हैं माइनस का बी ए वैक्टर, ठीक है, तो दोनों के परिमाण तो सेम होंगे लेकिन माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। इसी तरह से सदिश सदिश लाइक वेक्टर, ऐसे दो सदिश जिन जो दिशा एक दूसरे के समान हो सदिश सदिश कहलाते हैं। अगर देखिए परिमाण भी समान है तो वो समान सदिश हो जाएंगे, और परिमाण कुछ भी है लेकिन दिशा बिल्कुल सेम है तो उन्हें हम कहते हैं सदिश सदिश। देखिए नेक्स्ट है सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ अ वेक्टर। अगर हमें दो सदिश दे रखे हो ए और बी, हमें इनका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए इनसे एक ट्रायंगल का निर्माण करना होगा, यानी पहले सदिश का जो शीर्ष है दूसरे सदिश का पुच्छ यानी इसका वर्टेक्स और इसके टैल को मिलाना होगा। मिलाने के बाद फर्स्ट का जो टैल होगी और लास्ट वाले के वर्टेक्स से मिला देंगे, ठीक। तो जो मिलाने वाला सदिश होगा ये जो होगा शेष दो का जो होगा वो योग कहलाएगा। और यहाँ पे एक बात और बता दें, यहाँ सदिश के योग का परिमाण से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सदिश ए है इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है, सदिश बी की डायरेक्शन इस टाइप में है, तो इसका जो योग होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस टाइप की होगी। तो यूँ भी कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज में जिसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी शेष दो से, तो वो शेष दो का सम होगी चाहे उसकी लेंथ कम हो या ज़्यादा हो। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये किया, देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, यानी ए से बी की ओर हो गई और बी से सी की ओर हो गई। तो अगर हमें सम निकालना है तो सम जो होगा वो ए सी वैक्टर होगा, क्योंकि ए सी जो हो गया इन दोनों डायरेक्शन से डिफरेंट हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में जिस साइड की डायरेक्शन डिफरेंट होगी वो शेष दो का सम कहलाएगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ भी लिखा है ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस के ए बी वैक्टर, ठीक है। और इसे सदिश के योग का त्रिभुजीय नियम कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु का सदिश घटक रूप में, यानी किसी बिंदु का अगर हमें सदिश निकालना है घटक रूप में तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको बता दें तो एक्स अक्ष की अनुदिश जो इकाई सदिश है वो हम ऑलवेज आई लेंगे, और जो वाई अक्ष है उसके अनुदिश इकाई सदिश जे, और जो जेड अक्ष है उसके अनुदिश इकाई सदिश के, ठीक है, आई जे के, ठीक। और अगर हम इस ओ एक्स सदिश को प्रतिबंधित कर दें तो वो क्या बन जाएगा, डिस्ट रेखाखंड, और डिस्ट रेखाखंड क्या होता है, एक सदिश होता है।
यानी कि ओ ए वैक्टर जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, हमने क्या कर दिया, इसको प्रतिबंधित कर दिया, यानी आई हो जाएगा। और अगर हम इसका मोड निकालें तो मोड क्या, उसकी लंबाई को डिनोट करता है। और इसे इकाई सदिश, इकाई का मतलब एक है, यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक है, तो इसका जो परिमाण निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि इकाई सदिश की डेफिनेशन से। इसी तरह से ओ बी, देखिए ओ बी सदिश क्या, जे है। अब हमने इसको प्रतिबंधित कर दिया ओ से बी तक, ठीक, तो ये डिस्टे रेखाखंड हो गया। डिस्टे रेखाखंड क्या होता है, सदिश होता है। तो ओ बी का वेक्टर 1, इस तरह ओ सी का वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो चित्र है इसे देखेंगे, अगर यहाँ पे पॉइंट ए है, दूसरी जगह पॉइंट बी है, एक सी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मान लीजिए एक्स है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए के एक्स, 0, वाई। इस तरह बी तक की जो डिस्टेंस है उससे वो वाई है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, वाई 0। और सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, 0, जेड, यानी कि जेड अक्ष की अनुदिश है तो जेड छोड़ के बाकी 0 हो जाएंगे, ठीक। और एक्स अक्ष की अनुदिश है तो एक्स छोड़ के बाकी सब 0, और वाई अक्ष की अनुदिश है वाई छोड़ के सभी 0, ठीक। अब हमें बिंदु बी, पी का सदिश निकालना। पी का सदिश कैसे निकलेगा, देखिए इसका सदिश निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे ओ ए सदिश। तो ओ ए क्या होगा, ओ ए सदिश होगा भुजा इंटू उस दिशा में इकाई सदिश। तो भुजा ओ ए कितनी, एक्स, और इकाई सदिश कितना ओ ए दिशा में, आई। तो सदिश ओ ए कितना हो गया, एक्स आई। क्यों, क्योंकि हमने ओ से ए तक इसको प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है, इसलिए इसको सदिश बोल रहे हैं। इसी तरह से बिल्कुल ओ बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा बाई जे, और इस तरह ओ सी निकालेंगे तो वो हो जाएगा जेड के, ठीक। अब देखिए त्रिभुज का योग का नियम लगाते हैं ओ ए डी त्रिभुज में, तो क्या होगा, यहाँ से ओ डी इज इक्वल टू होगा ओ ए प्लस के ए डी। तो ओ ए कितना है हमारे पास, ओ ए है हमारे पास एक्स आई, और ओ बी कितना है, ओ बी जो है ओ बी जो है वो ए डी के बराबर है। तो ओ बी के स्थान पे हम ए डी, या ए डी के स्थान पे हम ओ बी लिख सकते हैं, क्योंकि तो ओ बी की जगह हमने बाईजे रख दिया। बिल्कुल इसी तरह से जो ओ सी है वो ओ सी किसके बराबर है, पी डी के बराबर है, यानी ओ सी बराबर होगा जेड के। अब देखिए इस वाले त्रिभुज के योग का नियम लगा देते हैं इस वाले में, ओ डी पी में। तो ओ पी कितना होगा, हमने बताया था जो डायरेक्शन डिफरेंट होगी वो शेष दो का सम कहलाएगी, यानी ओ डी जो होगा, सॉरी ओ पी जो होगा वो ओ डी प्लस के डी पी होगा। और ओ डी किसके बराबर होगा, ओ डी जो है, ओ डी हमने अभी निकाला, देखिए यहाँ से ये वाला, क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे। और यहाँ पे उसके बाद डीपी जो है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, ठीक है। डीपी के स्थान पर ओ सी लिख सकते हैं। अब ओ सी की वैल्यू कितनी है, ये हमने निकाली थी, और जेड के। अब देखिए यहाँ पे ओपी की अगर हम डिस्टेंस निकालें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से सही होगी। और ओपी का अगर हम मोड करते हैं केवल किसी भी ये देखिए ये जो इसका सदिश का अगर जो परिमाण होगा वो उसका सदिश कहलाएगा। देखिए इसका हमने परिमाण निकाला, परिमाण किसके इक्वल है, वो इसकी जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के 21 है, इक्वल है। तो यह सदिश का मापांक कहलाता है। तो अब हमें याद कैसे रखना, देखिए किसी भी सदिश का अगर हमें मापांक निकालना है तो ऐसे रखेंगे कि आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। देखिए अब ये कुछ प्रगुण है जो कि हमें मेमोराइज रहने चाहिए। जैसे कोई हमें सदिश एक ए दे रखा हो, दूसरा सदिश क्या हमें बी दे रखा हो, तो आप देखिए नहीं ए बी का योगफल निकालना। तो योगफल का नियम है कि आई वाला आई में जुड़ जाएगा, जे वाला जे में, के वाला के में। जैसे ए यहाँ दे रखा, बी यहाँ पर दे रखा, जब हम इनको प्लस करेंगे तो आई वाला आई में, जे वाला जे में, के वाला के में, यानी 2i माइनस आई यानी आई, 3j प्लस 3j यानी 6j, और k प्लस 2k 3k, ठीक है, ये नियम है। और अगर हमें देखिए इसका मापांक निकालना तो कैसे निकालेंगे, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग करने से उस सदिश का मापांक निकल जाएगा। अंतर निकालने के लिए क्या करना, आई वाला आई में से माइनस करना, इसमें से ये वाला माइनस कर देना, तो माइनस करेंगे देखिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही माइनस करेंगे दूसरे वाला सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जे वाला जे में से माइनस करना, के वाला के में से, ठीक। फिर समान सदिश, दो सदिश समान कब होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था, अगर उनके परिमाण भी समान है और उनकी दिशा भी समान है तो ऐसे सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं। और जब दो सदिश समान होते हैं तो हम उनकी कंपेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि आई जे के गुणांकों की तुलना कर सकते हैं। जैसे ये दोनों सदिश समान है तो तुलना कैसे करेंगे, इधर आई का गुणांक बराबर इधर आई का गुणांक, इस तरह से इधर जी का गुणांक बराबर इधर जी का गुणांक। कब करना, जब ये दोनों सदिश समान हो, ठीक है। और अगर हम किसी सदिश की स्केलर से गुणा कर रहे हैं, यानी किसी नंबर से गुणा कर रहे हैं, तो प्रत्येक को मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि हमने देखिए ए सदिश है, इसका लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी से होगी, यानी पहले सदिश से आई से भी होगी, जे से भी होगी और के से भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे इन सब का प्रयोग होगा।
देखिए नेक्स्ट है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इस पे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए दो बिंदु, एक पी है क्यू है। पी का मान लीजिए बिंदु क्या है, x1 y1 z1 है, और क्यू के जो बिंदु है x2 y2 z2 है। अब इनको मिलाने वाला हमें सदिश निकालना। जब भी बिंदु दिए रखे हो और हमें उसका सदिश निकालना हो तो हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष, क्योंकि किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष जो सदिश होता है वो स्थिर सदिश होता है, और स्थिर सदिश के लिए मूल बिंदु का उसमें दिखाना बहुत जरूरी है। तो बिंदु P का जो स्थिर सदिश होगा OP, वो क्या होगा, जो पहला वाला होगा उसके साथ I लगाएंगे, दूसरे साथ J और तीसरे साथ K। ठीक है, यानी x1i y1j प्लस z1k। इसी तरह से Q का जो सदिश निकालेंगे O के सापेक्ष, तो वो भी स्थिर सदिश होगा। अब हमें जो निकालना, मान ली दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश यानी PQ निकालना। PQ जो कहलाएगा O के सापेक्ष विस्थापन सदिश कहलाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो सिरों के स्थिर सदिशों का अंतर होता है, यानी कि PQ इज इक्वल टू होगा OQ माइनस OP। OQ कितना ये है और OP कितना ये है। अब हम इसमें से माइनस कर दें तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमें इसका परिमाण अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट में I के गुणांक का वर्ग, G के गुणांक का वर्ग और K के गुणांक का वर्ग। इस तरह से हम परिमाण भी निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे एक बिंदु ये दे रखा, एक बी दे रखा, तो हमें सदिश निकालना। तो पहले बिंदु ए का O के सापेक्ष ये स्थिर सदिश निकाल लेंगे, यानी पहले वाले के साथ I, दूसरे के साथ J, तीसरे के साथ K। इस तरह जो दूसरा बिंदु उसके साथ I, J के रख के वो स्थिर सदिश निकाल लेंगे। फिर विस्तार सदिश कैसे निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू होगा ओ बी माइनस ओ, यानी लास्ट वाले में से पहला वाला माइनस करेंगे। तो क्योंकि सिरों के स्थिर सदिशों का अंतर ही विस्थापन सदिश कहलाता है, यानी ओ बी में से ओ ए माइनस कर देंगे तो विस्थापन सदिश निकल के आ जाएगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और समझने वाला है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला या खंड सूत्र। अब देखिए मूल बिंदु ओ के सापेक्ष अगर ए का स्थिर सदिश ओ ए, बी का स्थिर सदिश ओ बी हो और ए बी पे कोई बिंदु पी हो और उसका सदिश ओ पी हो, तो ओ पी कितना हुआ। तो पहले तो देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बता दूँ कैसे करेंगे। इसके साथ रखेंगे ये वाला सदिश बी का, और एन के साथ रखेंगे ये वाला सदिश। ठीक है, यानी m इंटू ओ बी वैक्टर एन इंटू ओ ए वैक्टर, अपॉन में क्या लिख देना, दोनों का जोड़। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर आपको इसको प्रूफ करना हो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, त्रिभुज के योग का नियम लगा के हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, और P क्या है, ए बी का अगर मध्य बिंदु हो तो ये वाला फॉर्मूला आएंगे, ए बी का मध्य बिंदु होने पर ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करेंगे एक बार फिर समझिए। m के साथ इस वाले सिरे का, n के साथ दूसरे सिरे का, तो हमें बीच में कोई बिंदु होगा उसका स्थिर सदिश निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है डेफिनेशन है, दो सदिशों का अदिश गुणन। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है उन सदिशों के परिमाण यानी कि लंबाई और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। और कोस थीटा कितना हो जाएगा, ये ए बी क्या अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है, और देखिए कोई ए बी को हम मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी ले सकते हैं। यहाँ पर किसी भी वेक्टर का जो परिमाण होता है वो उस सदिश की लंबाई को प्रदर्शित करता है, यानी ए इस तरह। ठीक है, तो ए के प्लेस पे हम ये भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से वेक्टर बी के मोड बी के प्लेस पे हम ले सकते हैं वेक्टर वी का मोड। ठीक है, अब देखिए अगर लंबत है तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा यहाँ पे तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो ये लंबत की कंडीशन है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। और देखिए संपाती है तो थीटा बराबर 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब इन दोनों की हेल्प से कुछ और रिलेशन निकलेंगे। क्या रिलेशन निकलेंगे, देखिए एक्स के अनुदेश इकाई सदिश आई होता है, ये जे होता है और के होता है। ठीक है, अगर हम इसको प्रतिबंधित कर दे तो वो रेखाखंड यानी डिस्ट रेखाखंड बन जाता है, यानी वो सदिश बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना, आई और जे के बीच निकालना रिलेशन। तो आई या जे क्या 90 डिग्री के कोण पर है। तो ये वाले फॉर्मूले से जो हरे में लिखा हुआ है इसमें ए के स्थान पे आई रख दें, बी के स्थान पे जे रख दें, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0। बिल्कुल इसी प्रकार से जे डॉट के कितना हो जाएगा, 0, और के डॉट आई इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आई और जे के मध्य 90 डिग्री का कोण है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये रिलेशन यूज होगा। साथ में जो सेकंड वाला रिलेशन है संपाती वाला, इसमें देखिए आई डॉट आई, यानी कि आई और आई यानी एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के बीच जो कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो आई डॉट आई मोड ऑफ आई मोड ऑफ आई मोड ऑफ आई कितना हो गया 1, मोड ऑफ आई 1, यानी आई डॉट आई कितना हो गया 1। इसी तरह से जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1 और के डॉट के भी 1। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत यूज होगी। अब देखिए जो प्रॉपर्टी अभी हमने लिखी उसका यूज कर अदिश गुणन में किया जाता है। तो घटिक रूप में अदिश सदिश गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए ए सदिश है बी सदिश है, हमें इसका अदिश गुणन करना।
तो यहाँ पर देखिए आई का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना 2 है। जब इनका सदिश गुणन करेंगे तो आई डॉट आई कितना होता है 1 हो जाता है, इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरह जे वाला जे से करेंगे तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है तो 3 हो जाएगा। के का कोफिशिएंट कितना 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2। और के कहाँ गया, के डॉट के क्या होता है 1 होता है। अगर हम आई की सभी से मल्टीप्लाई करें तो आई डॉट आई वो तो 1 हो गया, आई डॉट जे करेंगे 0, आई डॉट के करेंगे 0, यानी बाकी जब ए और बी की मल्टीप्लाई की जाएगी तो 9 टर्म होंगे जिसमें से 6 टर्म जो है वो 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आई डॉट जे जो होगा वो 0 और आई डॉट आई, यानी जिसमें आई डॉट आई या जे डॉट जे होगा, के डॉट के केवल वो बचेंगे, बाकी सब 0। तो 3 ऐसे आएंगे। इसलिए अदिश गुणन करते समय केवल आई वाली आई से, जे वाली जे से और के वाली के से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक सदिश हमने दे रखा है, इसका मैंने करके दिखाया, एक पी है एक क्यू है। हमें पी डॉट क्यू निकालना तो क्या करना, आई वाला आई से मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 6, जे वाली जे से कर देनी 3 5 15 और के वाली के से। जैसे करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट। देखिए नेक्स्ट है प्रक्षेप प्रोजेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ इसका यूज होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। एक सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप से मतलब होता है छाया, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोजेक्शन। तो जैसे एक सदिश ए का, एक सदिश ए है जो ओ से कनेक्ट है ए, और दूसरा सदिश बी है जो ओ से ही कनेक्ट है, तो इसमें ओ एम जो कहलाएगा वो ओ ए का प्रक्षेप कहलाता है, यानी ओ से लेके एम तक की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, इसे ही हम ओ ए का प्रक्षेप कहते हैं। और देखिए इसे हम इसे इधर निकाले आधार बटे कण, आधार बटे कण होता है कोस थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से ओ एम इज इक्वल टू ओ ए कोस थीटा। अब हमें चूंकि ये वेक्टर रूप में लिखना है तो ओ ए को हम लिख सकते हैं इस, चूंकि ओ ए जो है स्मॉल ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर कोस थीटा ये लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या, इसी चीज को देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया ब्लैक्स वाले से। ठीक, अब वेक्टर कोस थीटा का फॉर्मूला हो, अभी हमने बताया था अदिश गुणन से कोस थीटा का फॉर्मूला ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ ए से मॉड ऑफ ए कैंसिल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर जो प्रक्षेप होगा, यानी कि ओ एम इजिकल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। यानी कि हमें बी का ए सदिश ए का दूसरे सदिश बी पे प्रक्षेप निकालना है तो अपोन में बी आएगा, और बी का ए पर प्रक्षेप निकालना है तो अपोन में ए आएगा। देखिए सदिश बी का दूसरे सदिश ए पर प्रक्षेप, जैसे हमने ये निकाला बिल्कुल सेम ऐसे निकाल दिया। तो सदिश बी का ए पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, ओ एम, तो यहाँ से ओ एम बटे ए बी, यानी आधार बटे कण से यहाँ से कॉस थीटा निकल गया, देखिए, और ये प्रक्षेप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखने का तरीका है कि हमें जिसका भी प्रक्षेप निकालना हो वो चीज़ ए डॉट बी तो आनी है, और अपोन में वही आ जाएगी जिसका प्रक्षेप हम निकालेंगे। अगर हम सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप निकालना है तो बी नीचे आ जाएगा, और सदिश बी का एक दूसरे सदिश ए पर प्रक्षेप निकालना है तो ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, बी पे निकालना तो वी नीचे, और ए पर प्रक्षेप निकालना है तो ए नीचे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखिए दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट इस डेफिनेशन की हेल्प से हम निकालेंगे, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण ए बी साइन थीटा, यानी दो सदिशों का सदिश गुणन से मतलब बीच में क्रॉस, एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण ए बी साइन थीटा होता है, तथा दिशा एकांक सदिश एन की होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है किधर होती है, एन कैप मतलब दोनों पर लंबवत होती है। ठीक है, लंब दिशा में होती है। सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। तो अब देखिए ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पे हम एक बात और आपको बता दें, जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट ओ पर एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है, तो इस पर जो लंब सदिश होगा वो जो होगा ए क्रॉस बी का मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि इकाई सदिश हम जानते हैं, यानी इकाई सदिश क्या होता है, वेक्टर बटे उसका परिमाण, और यहाँ पे जो ये वाला वेक्टर होगा यानी कि इसे हम कहेंगे एन वेक्टर, और जो एन वेक्टर होता है दोनों सदिशों पर लंब जो होता है वो क्या होता है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक बात बता दें जो आगे काम आएगी, अगर दो सदिश हैं, एक यहाँ पे दे रखा ए और दूसरा सदिश दे रखा बी, तो इस दोनों पे जो लंब सदिश होगा, ठीक है, और वो जो लंब सदिश होता है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसे आप कोई से भी दो सदिश लेकर देख सकते हैं। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इस पे जो लंब सदिश होगा उसके इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसे हम यूज करेंगे। तो इसकी हेल्प से देखिए हमने निकाला, तो अगर दो सदिश ए और बी है, इनके बीच का एंगल एन है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो इसकी लंब दिशा में होती है, और जैसे हम जो पेज को कसते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में होती है। ठीक, तो इसे हम एन कैप से डिनोट करते हैं।
अब यहाँ पे यानी कि एन कैप होगा एन वेक्टर बटे एन, और एन कैप एन वेक्टर कितना होता है ए क्रॉस बी, यानी दोनों सदिशों के क्रॉस के बराबर। और इसी का देखिए नीचे मोड हो रहा है। अब देखिए डेफिनेशन में ये जो एन कैप है यहाँ पे, इस एन कैप के स्थान पे यहाँ से ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। तो ए क्रॉस बी से देखिए ए क्रॉस बी ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा ए क्रॉस बी का मोड, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, यहाँ से सोल्व होगे। ठीक है, इसकी हेल्प से देखिए कुछ हम वैल्यू निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे एंगल जीरो हो जाए, यानी आई या जे के बीच का जो एंगल है वो जीरो हो जाए, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आई क्रॉस आई, यहाँ भी ए आई आ जाएगा, बी के स्थान पे भी आई आ जाएगा, और साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ से आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यदि दोनों सदिशों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आई क्रॉस जे का मोड इजिकल टू क्या होगा, 90 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे इजिकल टू 1, तो आई क्रॉस जे जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, जैसे कि अभी हमने बताया था कि दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो लंब सदिश के इक्वल होता है, यानी के जो होगा वो आई क्रॉस जे के इक्वल होता है। ठीक है, इसे आप किसी भी सदिश को लेकर प्रूव भी कर सकते हैं। आप लंब सदिश निकाल लीजिए, दो सदिशों पर का लंब सदिश, और वो उतना ही आएगा जितना इसके लंब सदिश होता है। इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर ही लंब सदिश होता है। ठीक है, अब आप प्रूव करना चाहे प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए आई निकाल, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करिए। ठीक है, और फिर जो लंब सदिश दोनों से डॉट करिए, इसकी डॉट करेंगे तो ऑटोमेटिक जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखिए आई क्रॉस जे इजिकल टू के आ गया, जे क्रॉस के इजिकल टू आई, के क्रॉस आई इजिकल टू जे, यानी कि अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, क्लॉकवाइज ऐसे रखिए, यानी यहाँ पे आई है, ये जे है, ये के है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम सारणिक की सहायता से भी निकाल लेते हैं। जैसे एक सदिश ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले ऊपर लिख लेंगे R1 में आई जे के, फिर इनके कोफिशिएंट, जैसे आई का कोफिशिएंट 2 3 और -1, फिर उसके नीचे दूसरा वाला कोफिशिएंट -5 1 और 2। ठीक, इस फिर इसका प्रसार कर देंगे, प्रसार करने पे क्या हो जाएगा, दो सदिशों का सदिश गुणन निकाल सकते हैं। आप सीधे सीधे क्रॉस करके भी निकाल सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी अभी हमने दिखाई थी उनका यूज करके सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इतना लंबा नहीं करना, सारणी की हेल्प से डायरेक्ट इसे कर लेना। ये लास्ट फॉर्मूले, इसके बाद हम जो है क्वेश्चन कराएंगे। क्षेत्रफल, अब देखिए किसी त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं के सदिश दिए हों ए और बी, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 मोड ए क्रॉस बी। यहाँ पर देखिए सदिश ए और बी दे रखा है, और किसी बिंदु से जुड़े हुए हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो लंब बटे कर्ण से हम निकालें इस वाले में, तो ये जो नीले रंग में है ये हो जाएगा मोड ऑफ ए साइन थीटा। ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार तो बी हो गया, ऊंचाई हो गया इसका मोड ऑफ ए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, ए क्रॉस बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ने इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा क्षेत्रफल का 1/2 मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, और अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है, इसको डबल कर देना है, यानी कि हाफ है तो ये हट जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ऐसे दो त्रिभुज होते हैं। ठीक है, और अगर हमें किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे दें ए और बी, और हमें उसका एरिया निकालना है, तो वही फॉर्मूला है जो त्रिभुज का। बस अंतर क्या है, इसमें जो है एक ही बिंदु से जाने वाली दो भुजाओं के सदिश हैं, और यहाँ पे ए और बी जो है वो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के सदिश हैं। तो चलिए आप करते हैं कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगर आपको इसके आंसर आता है तो आप मेरे से पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसमें देखिए एक्स वाई जेड का मान निकालना है, और ए और बी समान सदिश है। तो देखिए इस समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर, तो पहले इक्वल वेक्टर क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, ऐसे दो वेक्टर जिनके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उसे हम समान सदिश कहते हैं, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम हो और उनका जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है वो भी सेम हो, यानी कि इस तरह से उसे हम समान सदिश कहते हैं। तो एक्स वाई जेड सदिश ये दे रखे हैं समान सदिश, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, समान सदिश है। तो अब इसे जब समान सदिश है तो हम इसको जो है देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे परिमाण भी सेम होंगे और सदिश भी सेम होंगे। तो समान सदिश कब होते हैं, जब वो दोनों के सदिश डायरेक्शन भी सेम हो और उनके जो परिमाण है वो भी सेम हो, एक जैसे। तो यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे हम रख देंगे एक्स आई, प्लस जेड के
और इधर रख देंगे 2i प्लस वाई जे प्लस के। अब दोनों साइड में हम क्या करेंगे, आई जे के गुणांक की तुलना कर देंगे। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे के एंड के। कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। ठीक है, तो हम इसके आई जे के गुणांक की कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई का कोफिशिएंट है एक्स और इधर आई का कोफिशिएंट हो गया 2। ठीक, इधर आई का जी का कोफिशिएंट है 2 और इधर हो जाएगा वाई। यहाँ की का कोफिशिएंट है जेड और इधर हो जाएगा 1। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 और जो वाई की वैल्यू वो आ गई वो भी 2। तो एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए ए दे रखा है बी दे रखा, क्या मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी है, क्या सदिश ए बी समान है। तो पहले हमें ये बताना है क्या मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी के बराबर है। तो इसके लिए तो वही मोड निकालेंगे और मोड का तरीका क्या है, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक कितना 1 प्लस जे के गुणांक का वर्ग यानी 2 का वर्ग। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा रूट 5, यानी कि मोड ऑफ ए जो हो गया वो रूट 5 हो गया। इसी तरह से अब मोड रूट वी निकालेंगे, मोड वी निकालेंगे। मोड वी क्या होगा, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग यानी 2 का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग हो गया 4, 1 का वर्ग 1, ये हो जाएगा रूट 5। ठीक है, तो भाई ये वाली बात तो सत्य है। ठीक है, लिखेंगे यस मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी, ये तो बिल्कुल ट्रू है, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी। अब कह रहे हैं क्या सदिश ए और बी समान है। अब देखिए समान होने के लिए परिमाण से काम नहीं चल जाता, परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेक्टर है ये दोनों डिफरेंट है, यानी कि समान का मतलब तब होता है जब इसमें से आई प्लस 2j, तो यहाँ भी कॉमन लेने के बाद आई प्लस 2j ही रहना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट है, तो ए और बी समान नहीं है। ठीक है, ए और बी समान नहीं है, लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी की दिशा समान नहीं है, इसलिए ए और बी समान नहीं है। तो देखिए इस तरह से लाइन नीचे लिख दी जाएगी, ए और बी समान नहीं है क्योंकि ए और बी की दिशा समान नहीं है। परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, और सदिश दो तभी समान कहे जाते हैं जब उनके परिमाण और दिशा दोनों समान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सदिश इतने के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो सदिश इतने के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर बोले तो ए वेक्टर ए का कैप, और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये जो कहलाता है यूनिट वेक्टर कहलाता है। और वेक्टर ए कितना है ये ऊपर हमें दे रखा है, इसे लिख देंगे 2i प्लस 3j प्लस के। और यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक है 2, जे के गुणांक का वर्ग यानी 3, के गुणांक का वर्ग यानी के का गुणांक है 1 का वर्ग। इसे सोल्व कर लिया जाएगा तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 और 4 13 और 1 14। तो इसे हम ले सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 14, और ऐसे लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस के। दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सदिश इतने के अनुदिश वेक्टर इतने के अलोंग एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, यानी ऐसा वेक्टर निकालना जिसका परिमाण यानी जिसका जो मॉडुलस है वो 7 है, यानी जिसका जो परिमाण है मैग्नीट्यूड है वो 7 का ही है। ठीक है, तो किसी भी सदिश के अनुदिश अगर सदिश निकालना है तो वो उसके अनुदिश इकाई सदिश इंटू परिमाण होता है। जैसे हम अगर एक्स अक्ष के अनुदिश सदिश निकालते हैं तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो सदिश होता है वो क्या होता है, आई होता है। ठीक है, अगर हमें इसका परिमाण दिया हो, जैसे मान ली 2 है, तो अगर हमें इसका सदिश निकालना हो तो इस दिशा में इकाई सदिश इंटू उसका परिमाण यानी 2i। ठीक है, तो आप क्या निकालना, देखिए ए के अनुदिश से सदिश निकालना, तो ए के अनुदिश सदिश निकालने के लिए इसका परिमाण इंटू इस सदिश का इकाई सदिश यानी ए वेक्टर ए कैप। अब ए कैप कैसे निकलता, ये कैप निकलता वेक्टर बटे उसका
मोड। वेक्टर हमें ए दे रखा है, देखिए वेक्टर ए दे रखा हमें आई माइनस 2j और अपोन में क्या आएगा मोड। मोड कैसे निकालेंगे, आई के गुणांक का वर्ग और जे के गुणांक का वर्ग यानी 2 का वर्ग। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 7, इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, आई माइनस 2j, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी √5। तो इसको हम चाहो तो इस तरह लिख सकते हैं 7/√5 इंटू आई माइनस के 7 दूनी 14 अपॉन √5 इंटू जे। तो ये जो सदिश कहलाएगा इकाई सदिश ए के अनुदिश सदिश कहलाएगा जिसका परिमाण 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है, सदिश इतने और इतने के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश याद कीजिए। तो अब देखिए हमें क्या निकालना, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले हम इसका योगफल निकालेंगे। योगफल का मतलब दोनों को प्लस करना, और प्लस करने का जो तरीका वो क्या है, आई वाला आई में प्लस कर देंगे, जे वाला जे में। तो 2i हो जाएगा 4i, ये तो हो जाएगा इनका योगफल। 2j और जे हो जाएगा 3j और -5 के प्लस 3k हो जाएगा -2k। तो ये जो हो गया इन सदिशों का योगफल निकाल हो गया। अब क्या निकालना, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, यानी कि हमें जो निकालना यूनिट वेक्टर निकालना, इसलिए योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, तो योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश होगा वेक्टर बटे इसका परिमाण। ये होता, किसी का भी मात्रक सदिश निकालना तो वो वेक्टर बटे उसका परिमाण जो होता है वो उसका मात्रक सदिश कहलाता है, यानी यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो अब देखिए वेक्टर हमारे पास है पहले से ही 4i प्लस 3j और माइनस के 2k अपोन में क्या आएगा, आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक है 4, जे के गुणांक का वर्ग यानी 3, के गुणांक का वर्ग यानी 2 का। क्योंकि वर्ग है इसलिए जो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा सब। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, प्लस 3j माइनस 2k तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16, 3 3 9 और ये 2 दूनी 4, कितना हो गया 16 9 25 4 29। अब इसको हम देखिए सबके अलग अलग लिख देंगे, यानी कि 4/√29 इंटू आई। दूसरा कितना हो जाएगा प्लस के 3/√29 जी, और ये हो जाएगा माइनस के 2/√29 के। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सदिश इतने के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात को हम डायरेक्शन रेशियो यानी शॉर्टकट में DRS भी बोलते हैं, DRS। ठीक है, और दिक् अनुपात को DCS भी बोलते हैं, DCS। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन यानी DCS, डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात यानी DRS। अब क्या होते हैं पहले इनको अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए जो DRS होते हैं किसी भी सदिश में आई जे के जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वो DRS कहलाते हैं। यानी कि इसके जो DRS होंगे वो क्या होंगे 1,1 -2। ठीक है, ये जो कहलाता है DRS कहलाते हैं। ठीक है, और जो DCS होते हैं, DCS किसी के जो DRS होते हैं उसको उस सदिश के परिमाण से डिवाइड कर दें। परिमाण का बोले तो आई के गुणांक का वर्ग यानी कि 1, जे के गुणांक का वर्ग यानी 1, के गुणांक का वर्ग यानी -2 का वर्ग यानी 4। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं DCS बोलते हैं। इस तरह से 1/, जो भी 16 का आएगा यहाँ पे वो लिख देंगे। देखिए कितना आएगा 4 2 4 6 आ जाएगा √6 और ये फिर हो जाएगा माइनस के 2/√6। एक बात यहाँ पे हम बता दें कि DCS तो किसी भी सदिश के बिल्कुल फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं, यानी एक ही होते हैं। लेकिन DRS इनफाइनाइट हो सकते हैं क्योंकि ये रेशियो है तो हम इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 -4। किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 4 से डिवाइड करा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और माइनस के पर। इस तरह से और भी कर सकते हैं आप। देखिए मान लीजिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो पहले वाले को 3 3 3 6।
तो इस तरह से जो है इनफाइनाइट डीआरएस हो सकते हैं, जबकि डीसीएस जो होंगे वो बिल्कुल फिक्स होंगे, यानी कि एक ही होंगे। तो ये तो है डीआरएस और डीसीएस। डीआरएस क्या होता है, जो आईजे के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें डीआरएस बोलते हैं, और कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट को इसके परिमाण से डिवाइड कर दे तो वो डीसीएस होते हैं, यानी कि डिक कोसाइन बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाई थी। यदि किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश एक्स वाई जेड अक्ष से जो कोण बनाता है, उनके कोण के कोस को हम दिक् अनुपात यानी दिक् कोजाएं यानी कि डीसीएस कहते हैं। ठीक है, और दिक् अनुपात क्या होता है, जो असक्ष होता है, जैसे मान लीजिए ये हमें इसका डायरेक्शन, तो ये एक्सएच को हम जो है डीआरएस बोलते हैं। और जो हम इसका जो आधार बटे कण यानी जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा, इसको हम बोलते हैं डीसीएस। और डीसीएस क्या होता है, आधार बटे कण यानी दिस अपॉन दिस। ठीक है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। इतने के दिक् अनुपात लिखिए तथा इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो ये तो मैंने शॉर्ट में कर दी है, आपको डिटेल से कैसे करना वो भी मैं कर देता हूँ। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है। यदि बिंदु एक हमें ए बिंदु दे रखा है और दूसरा बी दे रखा है और तीसरा सी दे रखा है, संरेख है, सदिश विधि से अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए संरेख कब होते हैं, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन आपको बताई थी, जब दो या दो से अधिक सदिश किसी एक सदिश के अनुदिश हो तो उन्हें हम संरेख कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सदिश ये है ए बी, और इस ए बी के ही अनुदिश एक दूसरा सदिश है ए सी, और दूसरा और सदिश है बी सी। तो ए बी के अनुदिश क्या है, एक बी सी और ए सी और दूसरे सदिश है, तो ये ए बी सी जो कहलाएंगे वो तीनों संरेख कहलाएंगे। या यूं भी कह सकते हैं कि दो सदिश सदिश जो है संरेख होते हैं, तो उसे हम ये भी ले सकते हैं ए बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए सी। अब जरा ध्यान समझेंगे, देखिए ए बी और ए सी क्या है, कैसे, ये समान सदिश नहीं कहलाएंगे, समदिश सदिश कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिशा दोनों की सेम है, संरेख है, संरेख है इसलिए लैम्डा। तो दो सदिश संरेख तब होते हैं जब एक सदिश दूसरे सदिश के इक्वल हो, लेकिन रूट से लैम्डा गुना हो सकता है। लैम्डा का मतलब उससे दुगना भी हो सकता है, तीन गुना भी हो सकता है, और चार गुना भी हो सकता है। यहाँ लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 2/3, 5/3, यानी कोई एक स्केलर है। ठीक है, ये संरेख की कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले मूल बिंदु मान लेंगे ओ, और उसकी हेल्प से हम निकालेंगे ओ ए, फिर निकालेंगे ओ बी, और फिर निकालेंगे ओ सी। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या संरेख की कंडीशन है ए बी इक्वल टू लैम्डा ए सी, तो पहले निकालेंगे ए बी। ए बी क्या होता है, ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, और ए सी क्या होता है, ए सी होता है ओ सी माइनस ओ ए। ठीक, जैसे ही ए बी और ए सी निकल जाएंगे, इन दोनों को उठा के हम इस रिलेशन में रख देंगे। दोनों तरफ से तुलना करेंगे हम आई जे के गुणांक की, यानी कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, और उन्हें सॉल्व करके अल्फा बीटा निकल जाएंगे। तो मैंने देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिससे आप आसानी से कर लें। देखिए पहले मूल बिंदु हमने मान लिया है, ठीक है, और उसके बाद ओ ए ओ बी ओ सी निकाल लिया। संरेख का ये कंडीशन है। ओ ए बी जो कहलाता है वो विस्थापन सदिश कहलाता है ओ के सापेक्ष, तो ए बी बराबर होता है ओ बी माइनस ओ सी ओ सी माइनस ओ ए। यहाँ पर देखिए सब वैल्यू मैंने रख दी, दोनों तरफ से आई जे के गुणांकों की तुलना कर दी। तुलना करके देखिए तीन कंडीशन बनी। ठीक है, तो तीसरे के गुणांक से लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को हमने फर्स्ट में रख दिया, तो अल्फा निकल के आ गया, काले वाले रंग में जो लिखाई दे रहा। और अल्फा की जगह जो सेकेंड इक्वेशन में रख दिया हमने लैम्डा की वैल्यू, तो यहाँ से बीटा निकल के आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है। क्या है, बिंदु इतने को मिलाने वाला पी क्यू की तरफ डिस्ट सदिश, डिस्ट डायरेक्टेड वेक्टर, दो पॉइंट है पी एन क्यू, तो इनको जो ज्वाइन करने वाला हमें डायरेक्टेड वेक्टर निकालना। ठीक है, पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी। पी क्यू के बीच की दूरी का मतलब पी क्यू का मोड निकालना। तो डायरेक्टेड, अब देखिए डिस्ट रेखाखंड हमने पहले भी बताया था कि जब किसी रेखा को हम प्रतिबंधित कर दें, यानी कि उसको डिवाइड कर दें, काट दें बीच में से, तो जो कटा हुआ भाग होगा वो कहलाता है डिस्ट सदिश, डिस्ट रेखाखंड। ठीक है, और उस पर क्योंकि हमने वो प्रतिबंधित कर दिया, उसकी डायरेक्शन भी दे दी, तो वो कहलाता है डिस्ट सदिश या डायरेक्टेड वेक्टर। अब देखिए हमें ये निकालना है, तो निकालेंगे पी क्यू वेक्टर ही निकालना। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक, और पी क्यू क्या कहलाता है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। और यहाँ पे ओ क्यू क्या होगा, जो दूसरा वाला सदिश है उसके साथ आई लगा देंगे, ऐसे करके आई -2j और -4k। ठीक,
और बीच में माइनस चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे, और ओ पी की जगह पहला वाला यानी कि 2i प्लस 3j और ये प्लस के 0k। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पी क्यू आ जाएगा, यानी पी से क्यू की तरफ डिस्ट सदिश आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का 4k। माइनस से इन्हें अंदर एंट्री करेंगे तो माइनस का 3j और ये हो जाएगा, ये तो 0 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस का 3i और ये माइनस का 4j और माइनस का 4k। ठीक, तो ये तो आ गया ए पी से क्यू की दिशा में डिस्ट सदिश डायरेक्टेड वेक्टर। ठीक, साथ में इसकी लंबाई और निकालनी, तो लंबाई का मतलब इसका मोड निकालना। तो वह धन संख्या जो किसी सदिश राशि की लंबाई यानी परिमाण को डिनोट करता है वो उसकी मापांक कहलाता है। तो मापांक ही निकालना है इसमें। अब देखिए आई के गुणांक का वर्ग है 3, तो 3 का वर्ग हो गया, आई का गुणांक है 3, 3 का वर्ग हो गया 9, यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और यहाँ पर 16। तो पी क्यू किसी वेक्टर के मोड का परिमाण पी क्यू के इक्वल होता है। 16 16 32 और 9 हो गए 41। आंसर कितना आ गया 41, ये इसका आंसर आ गया। देखिए यहाँ ये था 2j और 3j था, तो यहाँ 5j होगा, -4 ये 5j हो जाएगा। तो यहाँ से ये डिजिट चेंज हो जाएगी, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि 2j ही है और 3j ही है, तो 2j 3j 5j होते हैं। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 से 16 9 25, ये हो जाएगा √50। ठीक है, चाहो तो 50 को ले सकते हो 5√2, 25 बाहर आ जाएगा, 5√2 भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि दूरी है तो इसे मात्रक लिख दें या यूनिट लिख दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपी हमें दे रखा, ओक्यू दे रखा, तो पी क्यू का परिमाण यानी पी क्यू निकालना। तो पी क्यू निकालेंगे पहले। तो पी क्यू क्या होता है, एक विस्थापन सदिश है, और विस्थापन सदिश क्या होता है, सिरों के स्थित सदिशों का अंतर यानी कि ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, और ओ क्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 3i माइनस 4j और प्लस 2k। अब इसमें माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -2i माइनस 3j और ये प्लस के। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया i -3j यानी कि 7j और ये प्लस के 3k। ठीक है, तो क्या पूछा था हमसे, पी क्यू का परिमाण। पी क्यू का परिमाण का मतलब इसका मोड लीजिए, ये कहलाएगा पी क्यू का परिमाण। पी क्यू का परिमाण कितना हो गया, वन का आई का गुणांक 1, ये 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा परिमाण 49 1 50 और 59। परिमाण तो इतना हो गया। अब दिक्कोज्या निकालनी यानी DCS निकालनी। दिक्कोज्या का मतलब DCS डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो DCS हम इसके निकालेंगे। तो DCS क्या होंगे, DCS क्या होता है, आई का कोफिशिएंट अपॉन परिमाण यानी कि हो जाएगा 1/459। ठीक है, जो भी इसका परिमाण। आप दूसरा वाला क्या होंगे, जी का कोफिशिएंट यानी कि 7 अपॉन इसका परिमाण और के का गुणांक यानी 3/59। ये होगा इसके DCS यानी कि दिक्कोज्या। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, ये था क्वेश्चन नंबर 9, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या, दो बिंदु पी क्यू लेते हैं जिनके स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ओपी दे रखा और ओक्यू दे रखा। एक ऐसा बिंदु आर का स्थिति सदिश यानी आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो पी क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में इंटरली इंटरसेक्ट करता है और एक एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे ये P है और ये Q है, और इस पे हमें R जो है इसके बीच में, ये अनुपात 2 है, ये अनुपात 1 है। तो हमने R का सदिश निकालना है पहले। ठीक है, अंतःविभाजित। तो फर्स्ट केस में क्या निकालना हमें, अंतःविभाजन यानी कि अंतःविभाजित। तो जब अंतःविभाजित करता है तो शख्स कैसे निकालेंगे, ओ आर, आर का स्थिति सदिश का मतलब आर का स्थिति सदिश यानी हमें ओ आर निकालना। ठीक है, क्या होगा जी, कैसे बताया था हमने, इसके साथ लेंगे ये वाला सदिश,
यानी 2 इंटू ओ क्यू वेक्टर, और इसके साथ लेंगे हम ये वाला 1 इंटू ओ पी, अपोन में क्या लेंगे, अपोन में इन दोनों का योग, ठीक। और भाज्यता विभाजन के लिए बस क्या करना, बीच में माइनस लगा देना। तो सेकंड वाला क्या है, बाहरी विभाजित, तो बाहरी विभाजित, तो बाहरी विभाजित के लिए क्या करना हमें, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस बीच में क्या करना, माइनस कर देना। 2 इंटू ओ क्यू माइनस 1 इंटू ओ पी अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे, देखिए 2 इंटू ओ पी, ओ क्यू कितना है, ए प्लस बी, और 1 इंटू ओ पी कितना, 3a अपॉन में क्या आएगा, 2:1 है, तो 2 + 1, चलो मैं अगली लाइन लिख दूँगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए सोल्व करेंगे 2a और 3a, ये हो जाएगा 5a, और ये 2b और 2b कैंसिल हो जाएगा, 0 3, ठीक है। तो एक आंसर था हमारा ये आ गया। अब देखिए देखते हैं 5a/3, ये हो गया ओ आर। कब है ये ओ आर, जब अंतर विभाजित करता है। अब जब बाहरी विभाजित करता है तो चलिए मैं देखिए इसे कर देता हूँ। तो 2 इंटू ओ क्यू कितना था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1। चलिए नेक्स्ट में, अब देखो 2a में से 3 घटाएंगे तो माइनस का ए आएगा, 2b में से 2b या 2b, ये कितने हो जाएंगे, 4b हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का ए प्लस के 4b, अपॉन में 1 बचा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बाहरी विभाजित और ये हो गया अंतर विभाजित, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे है, आप देखिए क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। दर्शाइए कि बिंदु ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। प्रूव दैट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी जो है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम जानते हैं ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष तब होते हैं जब इसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अब चूंकि हमें इसे वेक्टर विधि से करना है तो इसके लिए मान लिया मूल बिंदु क्या है, इसका ओ है। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले ए का स्थिर सदिश, यानी कि ओ ए। ओ ए क्या होता है, जो सदिश दे रखा है इसे ही ओ ए कहते हैं। अगर बिंदु दे रखे हैं तो आई जे के लगा देते हैं। तो ओ ए हमारे पास हो जाएगा 2i माइनस जे और प्लस के, ये कहलाएगा ओ ए। इसी तरह से दूसरा जो होगा बिंदु बी, ये ओ बी कहलाएगा, ये होगा आई माइनस 3j और माइनस का 5k। और इसी तरह से तीसरा वाला जो कहलाएगा वो ओ सी कहलाएगा, ओ सी है 3i माइनस 4j और ये माइनस का 4k, ठीक है। अब क्या करना, हमें इसके लंबाई निकालनी पड़ेगी, यानी परिमाण निकालना। तो ए बी क्या होता है, एक विस्थापन सदिश यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये कितना होता है, ओ बी माइनस ओ, ठीक है। तो ओ बी कितना है, ओ बी देखिए ये है, आई में से 2i घटाएंगे बचेगा आई, और माइनस 3j में से माइनस जे घटाएंगे बचेगा -2j। देखिए माइनस ज़रा ध्यान से करें, माइनस के 6 की। अब हमें इसका परिमाण निकालना है, परिमाण का मतलब इसकी लंबाई निकालनी है। तो परिमाण हो जाएगा अंडर रूट में आई का वर्ग 1 है, जे का गुणांक 2, 2 का वर्ग हो गया 4, 6 6 36, 36 और 4 40, ये आ गया अंडर रूट 41, ठीक। बिल्कुल इसी प्रकार से अब हम जो निकालेंगे, ए भी निकाल दिया, अब मैं बी सी निकालूंगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। देखिए बी सी कैसे निकलेगा, बी में से सी वाला माइनस कर देंगे। तो पहले मैं वेक्टर निकाल देता हूँ, तो बी में से बी सी यानी कि ओ सी माइनस ओ बी, ये होगा, ठीक है। ओ सी कितना, सी में से बी घटाना है, ये बचेगा 2i और ये बचेगा 4 यानी माइनस का जे बचेगा, और माइनस के ये हो जाएगा प्लस यानी प्लस का के बचेगा। अब इसकी लंबाई निकालनी है, देखिए लंबाई बोले तो मोड, ये हो जाएगा 2 का वर्ग हो गया 4, जे गुणांक 1 है और यहाँ भी 1 है, कितना आया 16 के रूट 6।
यानी कि बी सी बराबर आ गया √6। ठीक, अब निकालेंगे क्या हम सी ए। सी ए का मतलब ओ ए माइनस ओ सी। तो ओ ए माइनस ओ सी यानी ए में से सी वाला माइनस करना है, तो ये बचेगा माइनस का जे और सी ओ ए माइनस ओ सी यानी कि यहाँ से 2 में से 3। अब ये माइनस का जे प्लस का ये हो जाएगा प्लस का 3j और के में से 3 घटाएंगे तो ये जाएगा 5k। ठीक है, अब इसका मोड ले लेते हैं यानी इसकी लंबाई क्या हो जाएगी आई के गुणांक का वर्ग। आई का गुणांक है यहाँ पे ये आई था तो 1 जी का गुणांक 3 3 9 5 5 25। तो देखिए ये तो मैंने एक सैंपल के रूप में बनाया है, ये जरूरी नहीं है कि ए सी विकर्ण। विकर्ण इसमें वो होगा जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, कभी आप सोचें कि इसमें ए सी 25 शून्य 34 हो गए 36, 25 शून्य 34 35 ये आ गया। आप ये सोचें कि ए सी तो छोटा आ रहा है, ऐसा नहीं, ये तो मैंने सैंपल के रूप में आपको दिखाने के लिए बता दिया है, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना हमें, देखिए हमने सभी साइड निकाल दी है। अब हमें जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करना है, तो ये जो दिखाया था मैंने, ये केवल एग्जाम्पल के लिए बताया था। ठीक है, तो दिए गए बिंदु एबीसी समकोण शीर्ष होंगे यदि क्या होगा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दो भुजाओं के योग के बराबर हो। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी जो भुजा आई है वो कौन सी है, ए बी है। तो यहाँ पे ए बी का वर्ग निकालेंगे पहले। ए बी का वर्ग कितना हो जाएगा 41। उसके बाद छोटी दो साइड जो है वो दिखाएंगे। बी सी का वर्ग हो जाएगा 6 और फिर निकालेंगे सी ए का वर्ग, ये हो जाएगा 35। ठीक, अगर लिखना चूँकि ए बी का वर्ग इज इक्वल टू बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग, इसलिए ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन है ये वाली, तो ये तो हमने अपनी हेल्प के लिए लगाई थी। ठीक है, तो ये कंडीशन को ये इसकी जगह ये कोई यहाँ ये ले सकते हैं, या तो कोई सी भी एक कंडीशन होनी चाहिए, या ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ले सकते हो या, यानी कोई सी एक कंडीशन आ जाए। ए बी की जगह अब ए सी आ गया, ए बी आ गया, अब क्या रह गया बी सी। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इन तीनों में से कोई सी कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए चूंकि ये हो गया सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो गया। कि ए बी का स्क्वायर 41 है, ये 41 आ गया, यहाँ इन दोनों का जो सम है 35 है, ये भी 41 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्वेश्चन नंबर 12, दो सदिश ए और बी के परिमाण क्रमशः ये हैं। परिमाण बोले तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ए डॉट बी बराबर 1 है, साथ में क्या दे रखा हमें, ए डॉट बी बराबर 1। तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी के हमें जो मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, तो इनके बीच का हमें एंगल निकालना यानी cos थीटा निकालना। cos थीटा का फॉर्मूला है ए डॉट बी मॉड ऑफ ए, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, ए डॉट बी हमें पास दिया हुआ, मॉड ऑफ ए हमें दे रखा है, मॉड ऑफ बी भी दे रखा है। 1/2 हो गया, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए दे रखा बी दे रखा, तो इनके बीच का कोण ज्ञात की थी। यहाँ भी कोण निकालना, तो कोण निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी हमने बताया था। तो इसके लिए ये फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो ए डॉट बी हमें दे रखा, पहले इनकी वैल्यू रख देते हैं, आई प्लस जे माइनस का के, इंटू में क्या रखना, दूसरा वाला रख देना, आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, और यहाँ पे मॉड ऑफ ए यानी इसका मोड निकालना, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। इसी तरह दूसरे वाला निकालना, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। तो आई वाला आई से करेंगे, जे वाले जे से करेंगे, के वाले के से, और ये हो जाएगा √3 यानी कि ये हो जाएगा 3। तो सोल्व होकर आएगा माइनस का 1/3। ठीक, अब ये कोई वैल्यू
फिक्स तो होती नहीं, तो हम इसको इन्वर्स में लिख देंगे, कोस इन्वर्स -1/3। तो ये इसका आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, ए दे रखा बी दे रखा है, तो दिखाओ कि ये लंबवत है। तो इफ़ ए एंड बी देन शो डैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। देखिए मैं जो क्वेश्चन हिंदी में लिखा, लेकिन मैं ज़्यादातर जितने भी वर्ड होंगे वो इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाना है कि ये क्या लंबवत है। तो लंबवत के लिए हम जानते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी निकालूंगा और उसके बाद ए माइनस बी निकालूंगा, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा। और डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब ये लंबवत है, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम जो शुरू में बेस बताया था हमने, वहाँ बताई थी। तो हो जाएगा प्लस का 2j और ये हो जाएगा माइनस का 8। इस तरह से निकालेंगे हम ए माइनस बी, ठीक। तो ए माइनस बी क्या होगा, इनका अंतर। तो आई वाला आई से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4i, जे वाला जे से माइनस करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 4j, और के वाला के से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2k, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखाना, 4 परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर चिन्ह होता है। क्या होना चाहिए, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले मतलब इनका डॉट गुणन 0 आया है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए 6i प्लस 2j माइनस का 8k डॉट दूसरा 4i माइनस का 4j और प्लस का 2k। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखिए 6 चौक 24, आई वाला आई से, जे वाला जे से, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। 16 और 8 कितने होते हैं, 16 और 8 होते हैं 24। 24 से 24 कैंसिल होगा 0, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या आना चाहिए था, ये 0 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इसलिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आया। क्वेश्चन क्या है, दो सदिश ए बी ऐसे हैं तो ये हमें निकालना। तो देखिए इसे निकालने के लिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मोड हमें निकालना। तो मैं पहले इसका स्क्वायर निकालूंगा। तो मोड निकालने के लिए तो देखिए मैं इसे जब वेक्टर के जब स्क्वायर होता है, देखिए तो इसका वेक्टर का जो चिन्ह होता है ना, ये मोड जो है वो हट जाता है। यानी सिंपली अब हम इसको ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर माइनस के 2 ए वेक्टर वी वेक्टर, ठीक। अब देखिए वेक्टर जो होता है इसको मैं मोड में भी ले सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर की और वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो सेम है। स्क्वायर के अंदर भी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। और मोड का मतलब भी यही होता है कि इसके अंदर निगेटिव नहीं होता। जब दोनों के मीनिंग सेम है तो हम इसे ऐसा ले सकते हैं। तो मोड ऑफ ए हमें दे रखा 2, 2 का वर्ग हो गया देखिए 4, मोड ऑफ बी दे रखा 3, 3 का वर्ग हो गया 9, ये ए डॉट बी दे रखा है हमें 4। तो 2 चौक 8, 9 4 9 13, 13 इसे 8 गए 5। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना था। ए माइनस बी का मोड क्या हो जाएगा, रूट 5 मोड। तो ये देखिए यही हमें निकालना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे है। ए एक मात्रक सदिश है और ये हमें दिया हुआ है, तो मोड एक्स की वैल्यू हमें निकालनी। इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर बोले तो इसका मोड जो है वो 1 है। हमें कंडीशन गिवन है, तो इसकी हेल्प से हमें मोड ऑफ एक्स निकालना, यानी एक्स का मापांक निकालना। तो ये हम जानते हैं 2 वर्गों के अंतर का फॉर्मूला है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की और मोड की, जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम है। क्या प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर के अंदर भी पॉजिटिव होता है और मोड के अंदर भी पॉजिटिव होता है। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं,
अब मोड ऑफ ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 1 है। ये कितना दे रखा हमें क्वेश्चन में? 1 दे रखा। अब देखिए इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। इधर आके हो जाएगा 9। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के 3। मोड ऑफ एक्स कितना आ गया? प्लस माइनस के 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि मोड है, मोड के अंदर क्या है, निगेटिव नहीं होता, तो इसमें केवल प्लस वाला ही लिखेंगे। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन पहले समझेंगे। दो सदिश ए बी के लिए सदैव ऐसा होता है, इसको सिद्ध करके दिखाना। चलिए सिद्ध कर देते हैं। देखिए अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये दो सदिश ए और बी, जब ये दो सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है, ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो इनके बीच जो कोण, अगर हम ट्रायंगल रूल यहाँ लगाते हैं तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा लेकिन 0 से अधिक होगा। और 90 डिग्री से कम और 0 से अधिक की जो वैल्यू होती है हम जानते हैं क्या होती है। अगर 90 डिग्री से इसकी जो वैल्यू है वो कम हो और 0 से अधिक हो तो cos थीटा जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसकी जगह हम लेस देन इक्वल टू, अब cos थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें। cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये वाला जो ए डॉट बी, अब यहाँ पर मोड और है तो इसे हम मोड लगाएंगे। जब हम मोड लेंगे तो यहाँ से ए और बी जो है इन पे भी वेक्टर लग जाएगा। तो मैं देखिए यहाँ पे मोड लग रहा है ना, तो मोड लगाएंगे तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। अगर मैं मोड लगाता हूँ ऐसे, यानी कि मापांक लेता हूँ इसका, मापांक लेने पे क्या होगा कि इस पे मापांक तो पहले से ही है, अगर लोगे तो तब भी ऐसे ही रहेगा, ना लोगे तब भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा cos थीटा। ठीक, अब इस हिसाब से ये क्रॉस इधर आ जाएगा तो मॉड ऑफ इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि ए डॉट बी का जो मोड होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा ए डॉट ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसकी जगह मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ही रहने देंगे। तो यहाँ था cos थीटा, cos थीटा कितना आएगा यहाँ से? ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट वाला एक और इसी तरह की प्रॉपर्टी आएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। सदिश ए बी के लिए सदैव ऐसा होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम देखिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर का लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है, देखिए मोड का और स्क्वायर का मीनिंग सेम होता है, तो मोड हटा के हम ऐसा ले सकते हैं और इसको यूँ लिखेंगे वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे मैं ले सकता हूँ वेक्टर का मोड का स्क्वायर, इसको ले सकता हूँ वेक्टर वी के मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ए डॉट वी, अभी हम पीछे प्रूफ रख आएंगे। क्या प्रूफ रखा है? देखिए हम ये प्रूफ रखा है कि ए डॉट बी जो है वो ए डॉट बी जो है वो लेस देन है, ये देख लेते हैं पीछे देखिए कंडीशन थी ये वाली, ए डॉट बी लेस देन है, ए डॉट बी का मोड या ए डॉट बी लेस देन है ए मॉड ऑफ बी, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो अलग अलग का जो डॉट है वो टोटल के डॉट ये वाला लेस देन हो जाएगा। ठीक, तो लेस देन हो जाएगा तो यहाँ कंडीशन क्या बन जाएगी देखते हैं। देखिए तो इसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे,
चूँकि ए डॉट बी जो है लेस देन है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी जगह हम लगाएंगे टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या सिंबल लग जाएगा, यहाँ पे इसे लगाते लेस देन हो जाएगा, ये बस यहाँ पे करना है। अब इसका मोड यहाँ पे होल स्क्वायर, ये दोबारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे तो ठीक है, स्क्वायर रूट लेने पे जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस, ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इनको याद रख लें। ए प्लस बी का जो मोड होगा, ए प्लस बी का जो मोड होगा वो अलग अलग मोड से छोटा होगा। ठीक, यहाँ पे एक बात और बता दें, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये वाला, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो है ये मोड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तभी ये ऐसा है यहाँ पे, तभी हमें यहाँ प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे ए डॉट बी ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ ए डॉट बी रहेगा। ठीक है, ये तभी हमें यहाँ पे आई थी, तो इसको ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ गया, ये भी मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे ए डॉट बी है, पीछे भी मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा ए डॉट बी और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये वाला। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ने दिखाइए कि ये संरेखण, तो संरेखण वाला तो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो ये आपको अपना करना है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का। सदिश ए बी का पर प्रक्षेप याद कीजिए। सदिश इतने का सदिश बी पर प्रक्षेप, तो अभी हमने बताया था इसका फॉर्मूला, ए का बी पर प्रक्षेप। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन, तो क्या फॉर्मूला है, ए डॉट बी। हमने बताया था अगर ए का बी पे निकालना तो बी नीचे आएगा। ठीक है, और बी का ए पे निकालना तो ए नीचे आएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला यही है, ए का बी पर प्रक्षेप। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ए डॉट बी निकालेंगे, आई वाला आई से, जे वाला जे से, तो क्या आएगा हमारा 2, और जे वाला जे से करेंगे 2 3 6, और के वाला के से अपॉन बी। तो यहाँ पे नीचे जो आएगा वो मोड आएगा शायद, हाँ मोड है, ये मोड है। इसका मोड करेंगे, जो मोड करना बी का, तो 1 आ गया, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 3 1 का वर्ग हो गया 1, कितना होगा 6 2 8, तो 10 अपॉन रूट 6। तो इसका आंसर आ गया 10 अपॉन रूट 6। तो चाहो तो इसे थोड़ा आप सोल्व कर सकते हो, रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रूट 6 अपॉन 3। ठीक है, मात्रक। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन इसके काफ़ी कर दी हैं, और इसके बाद हम इसके बहुत सारे MCQ क्वेश्चन भी देने वाले हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो इससे जो अगली वीडियो उसमें हम बहुत सारे MCQ क्वेश्चन देंगे, जिससे आपके इस चैप्टर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। साथ में हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, हम टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो टेस्ट सीरीज से जुड़ने का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के टेस्ट सीरीज से जुड़ने की जानकारी ले सकते हैं। और जो ये टेस्ट होता है सप्ताह में 2 बार होता है, सैटरडे और संडे और थर्सडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।